अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद। पाकिस्तान में सियासी हलचल तो चल ही रही है, लेकिन अब अदालती महाज पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी है, काफ़ी हलचल है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जजेस की आपस में खींचातानी चल रही है और एक शो का नोटिस भी जारी कर दिया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, एडिशनल रजिस्ट्रार को। इसकी वजूहात क्या हैं, आखिर चल क्या रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे पास मौजूद हैं और जो कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और अदालती उमूर कवर करते हैं। सुहेल साहब, क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वही चल रहा है जो मुल्क में चल रहा है। सियासी जो हलचल है उसके असरात अदालतों पर भी आते हैं और आए भी। आपको तो अच्छी तरह पता है, पार्लियामेंट भी देखते हैं कि पार्लियामेंट में एक तरमीम हुई है जो 26वीं आईनी तरमीम, उसका पूरा फोकस जो है वो सुप्रीम कोर्ट थी और एक शख्स का रास्ता रोकना, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो चीफ जस्टिस ना बन जाएं। और उसकी वजह ये थी कि वो एक जजमेंट दे चुके थे कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें, और ये शक बरमला जाहिर किया जाता था वफाकी वज़रा की जानिब से कि अगर वो चीफ जस्टिस बने तो आम इंतखाबात का केस भी लगेगा और हमारी हुकूमत नहीं ठहर सकेगी। तो जब ये जवाज़ हो और फिर जो जाने वाले चीफ जस्टिस थे काजी फायज़ ईसा, उनका जो किरदार था ओवरऑल, जिस तरह से उन्होंने एतराफ़ किया जाने से 2 दिन पहले, वो बहुत अलार्मिंग है। मेरा ख्याल है कभी ज़िंदगी में वो मिसकंडक्ट ज़रूर कहलाएगा कि जी मई जून से उनके इल्म में था कि ये तरमीम होगी, और फिर उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बेंच बनाते वक्त मखसूस नशिस्तों का कहा था कि इससे कुछ का फ़ायदा हो सकता है, यानी मेरा कोई एक्सटेंशन मिल सकती है या कुछ ना कुछ, उसका नुकसान तो हम जो 3 सीनियर है हम इसमें बैठते ही नहीं। तो कहते हैं जी फिर उसको पजीराई नहीं मिली, तो मैंने कहा जी अब हम सारे बैठेंगे और फुल कोर्ट बनाई। और फिर उसके बाद उन्होंने हुकूमत के हक में फैसला दिया, ना सिर्फ उसके बाद 3 और सीटें उठा के नून लीग को दी और 2/3 अक्सरियत में सहूलतकारी पूरी तरह की। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का माहौल ख़राब है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई। अब इशू ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट को बांट दिया गया 2 हिस्सों में। एक को कहा जाता है कि आईनी बेंच है, तो दूसरे सवाल करते हैं हम क्या गैर आईनी बेंच हैं? बिल्कुल, हमने भी आइन के मुताबिक हल्फ उठाया हुआ है। अब आईनी बेंच में सिर्फ 7 लोग हैं, 8वीं रुकन आयशा मलिक हैं, लेकिन उनको शामिल नहीं किया जाता। तो आज जस्टिस आयशा मलिक तो जस्टिस मंसूर के बेंच में थी। तो इस दौरान एक केस आ गया, कई केसेस आ रहे हैं बड़े अरसे से, सही, जिसमें सवालात उठाए जाते हैं और कोई भी आके ना बेंच को कह देता है जी कि आपका इख्तियार नहीं है, या नहीं बेंच सुनेगा। सही। तो ऐसे ही टैक्स के केस में 13 जनवरी को एक फरीक ने कहा जी आपका इख्तियार नहीं है। तो जब एतराज़ कर दिया जाए किसी बेंच पर, तो कानून फिर ये है कि वो बेंच डिसाइड करता है कि एतराज़ वैलिड है या नहीं। सही। उन्होंने दोनों पार्टीज को नोटिस कर दिया जी कि आप हमें रहनुमाई वो करें, असिस्ट, कि क्या ये केस वाकई हम नहीं सुन सकते, और क्या जिस तरमीम की बुनियाद पर ये कह रहे हैं, आइन के आर्टिकल 191A को इंसर्ट किया गया 26वीं तरमीम में आइन के अंदर, क्या इस तरह की तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस को बेइख्तियार किया जा सकता है? इस पे जवाब दें। और फिर अटॉर्नी जनरल से भी मामलत मांग ली। इसके बाद हैरान कुन और ड्रामाई पेशरफ्त होती है। ये 13 जनवरी को केस हुआ और अगली डेट पड़ी 16 जनवरी। 16 जनवरी की से एक रात पहले बेंच तब्दील कर दिया गया। अच्छा। और बेंच में जो 3 रुकन थे उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, ये तो बरकरार रही। तीसरे रुकन जस्टिस इरफान सादत को निकालकर जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर दिया गया। अच्छा, उनको क्यों निकाला, किस ग्राउंड पे? कोई ग्राउंड नहीं आई, लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी को जो शामिल किया गया ना, उसमें एक टेक्निकल रुकावट पैदा हो गई। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में यही केस सुन चुके हुए हैं जो अब अपील में सुप्रीम कोर्ट आया हुआ है। सही है। वो टेक्निकली ये केस नहीं सुन सकते सुप्रीम कोर्ट में। सही। क्योंकि नीचे उन्होंने डिसाइड किया हुआ, वो राय दे चुके हैं, उसी के खिलाफ तो अपील है। सही। तो जब ये आया तभी हमने पॉइंट आउट किया कि ये तो केस उन्होंने सुना हुआ है, तो ये क्यों, इसका मतलब है कल केस नहीं चलना चाहता। अगली सुबह कोर्ट आई और आके जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये यकीनन रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई मिस्टेक हुई है। तो उन्होंने उन्हें ऑर्डर जारी किया, रिटर्न जुडिशल ऑर्डर, जो अदालती हुक्म, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कहलाएगा, कि आप इसको मंडे को दोबारा पुराने बेंच के सामने लगाएं। सही। आज हमने देखा कि उसके बाद जुम्मे के बाद हफ्ता गुजरा, इतवार गुजरा, कोई काज लिस्ट नहीं आई। आज सुबह जब बेंच आया तो पुराना बेंच बहाल नहीं किया गया था, वही जस्टिस अकील अब्बासी उसमें तीसरे रुकन थे। सही। तो आते ही वो कोर्ट बैठी, जब तो एक वकील है इसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन, कराची से वो आए हुए थे। उन्होंने उठ के कहा जी कि मैं कराची से स्पेशल आपकी ऑर्डर पे आया हूँ, तो यहाँ पे तो काज लिस्ट में मुझे नजर नहीं आ रहा, केस किधर है? सही। उन्होंने कहा जी रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछते हैं, हमारा ऑर्डर है तो क्यों नहीं लगाया? सही। रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार को तलब किया, वो नहीं आए। उन्होंने कहा जी कि सेहत खराब है। अच्छा, इसमें एक मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि इस तरह जब चेंजेस होती है बेंचेस में या काज लिस्ट में जो चेंज होता है, तो क्या वो जजेस को
पेशगी एतमाद में नहीं लिया जाता, उनको बताया नहीं जाता, या रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से कर देता है? ऐसा हुआ ही नहीं कभी। एक दो बार ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें एक दो बार पहले हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको तय कर लिया था जुडिशियल साइड पे कि रजिस्ट्रार जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। सही। इसमें अब जो आपका क्वेश्चन है ना, तय कौन करता है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तय करती है, जिसके एक रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह है। सही। तो डिप्टी रजिस्ट्रार आए तो उन्होंने आके आगाह किया जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग हुई है, और ये किसे आगाह कर रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह को, ठीक। जो खुद उस कमेटी के रुकन है। सही। उन्हें आगे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब कहते हैं जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग हुई और उसने फैसला किया कि ये केस अब आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ये क्या बात कर रहे हैं यार, कमेटी का रुकन तो मैं भी हूँ, 3 रुकन है, उसे एक मैं हूँ, फैसला कौन? तो मुझे तो पता ही नहीं कब हुआ इजलास। आपके पास कोई कमेटी का ऑर्डर है तो मुझे दिखाएं। सही। उन्होंने कहा जी मैं लेके आता हूँ। वो गए, वक्फा हुआ, दोबारा आए, आके उन्होंने कहा जी कि नहीं मेरे पास ऑर्डर नहीं है। अच्छा। मीटिंग मिनट्स भी नहीं है। सही। उन्होंने कहा आपके पास अब कमेटी का ऑर्डर भी नहीं है तो आपने मेरा केस क्यों नहीं लगाया, जब जुडिशियल ऑर्डर है कि आज समाअत होनी है? सही। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी वो एक रिसर्च ऑफिसर को हमने दिया हुआ है, वो क्लर्क है जी, उसने देखना है कि कौन सा केस किधर जाएगा। इस पे तो कोर्ट बरहम हो गई। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये पहली बार देख रही हूँ कि भाई अब रिसर्चर तय करेगा कि हमने कौन सा केस सुनना है कौन सा नहीं सुनना। ठीक है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा जी कि देर ना करें, इनको तौहीन अदालत कर। ये कोई तरीका नहीं है। सही। फिर माजी का हवाला दिया गया कि एक काजी फाइज साहब जब चीफ जस्टिस नहीं थे, जज थे, उनको मीडिया की आज़ादी का बहुत ख्याल होता था, तो उन्होंने ना 2 साफियों को कमरे अदालत में बात पर सो मोटो ले लिया। सही। रजिस्ट्रार ने बाद में उनका ये सो मोटो खत्म करते हुए नोट केस और बेंच के सामने लगा दिया। अब उसमें दूसरे बेंच ने 6 रुकनी ने बैठ के ये तय कर लिया कि नहीं जी, सो मोटो तो सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकता है, लेकिन रजिस्ट्रार खत्म नहीं कर सकता था उनके ऑर्डर। सही। तो ये भी केस आ गया जी कि ये तो तय हुए हैं चीज़ें कि रजिस्ट्रार ख़त्म नहीं कर सकता जुडिशियल ऑर्डर को, बल्कि चीफ जस्टिस भी अकेले जुडिशियल ऑर्डर हो जाए तो उसे ख़त्म नहीं कर सकता। सही। तो फिर पूछा गया उनसे जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो तो एक इंतजामी कमेटी है, उसके पास इख्तियार कहाँ से है कि अगर अदालत फैसला दे तो वो कहे जी नहीं ऐसे नहीं हो सकता। सही। मुतमईन नहीं कर सके तो फिर एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को जो जुडिशियल हैं उनको नजर अब्बास, उनको कल सुबह तलब कर लिया गया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए शोकाज नोटिस इब्तिदाई देना होता है। अच्छा। क्या बताएं आपके खिलाफ कार्रवाई आगे क्यों ना बढ़ी जाए, पहला एक इब्तिदाई उनको जवाब लेना होता है और उसके बाद फिर फर्द जुर्म की तरफ बात चली जाती है। तो ये मामला तो इस तरफ चल पड़े हैं। सही। साथ ही आईनी बेंच दूसरी तरफ बैठा हुआ इंतखाबी धांधली का केस सुन रहा था और वहाँ भी बड़ा इस्तराब था और वहाँ भी स्टाफ के जरिए पूछा जा रहा था कि भाई परे क्या हुआ है। ठीक है, साफियों से पूछा जा रहा था कि परे क्या हुआ है। अच्छा। हाँ, साफी बता रहे थे जी कि परे माहौल गर्म है। अब कल सुबह तक ये मामला चला तो गया है, लेकिन कल सुबह गैर मामूली किस्म की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आईनी बेंच भी कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि आईनी बेंच को लगता है जी कि हमारी ज्यूरिस्डिक्शन है, अब ये मामला सिर्फ हम सुन सकते हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस यही आफरीदी के किरदार पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो जो आने से पहले उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर बड़ा स्ट्रिक्टली उस पर काम होगा, तो ये क्या हो रहा है? नहीं, ये बताइएगा कि आईनी अदालत बनने के बाद से, जब से ये 26वीं आईनी तरमीम हुई है, क्या जो बुनियादी इंसानी हुकूक के जो मुकदमात हैं, क्या उन पे भी असर पड़ा है इसका? मतलब सारा कुछ आईनी अदालतें कर रही हैं, कोई खींचातानी चल रही है, या जो आम लोगों के जो केसेस हैं बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़, वो भी मुतासर हुए हैं सारी सूरत हाल में इस खींचातानी के अंदर? बिल्कुल मुतासर हो रहे हैं। सफ़र कौन करता है? लिटिगेंट। सही। सफ़र लिटिगेंट भी करता है, फिर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म होता है। अब एक चीज़ देखें ना कि कहा यह जाता था, बिलावल भुट्टो जरदारी की दलील ये थी कि हम इसलिए बना रहे हैं आईनी बेंच अलग से कि केसेस का बैकलॉग खत्म होगा। सही। अब इस वक्त फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वही इस बेंच से नहीं निमट पा रही। 7 जजेस ने बैठ के डेली वो सुनते थे। अच्छा। आज और कल तो एक रुकन दस्तयाब नहीं है, तो डेली लिस्ट है, परसों से फिर सुनेंगे। सही। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 24 दरखास्तें दायर हैं, वो फिक्स नहीं हो पा रही कि बेंच दस्तयाब होगा तो करेगा। बैकलॉग कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अरशद मलिक की कत्ल का केस है, वो लगता है डिलिस्ट हो जाता है। मिसिंग पर्सन के केस, बहुत से केसेस हैं। अब बेंच एक है उसके पास, अच्छा उस बेंच के जजेस ने ना फिर रूटीन के जज वाला काम भी करना है। सुबह 9:30 से 11 तक ये आईनी बेंच का उनका गवर्न होता है और फिर 11:30 से वो आम जज के तौर पे लोगों के केस भी सुनते हैं, तो उनके पास तो टाइम नहीं है। इसलिए जो कमीशन में बाकी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं, एक जस्टिस अमीनुद्दीन जो बेंच के सरबराह हैं, इनके अलावा अब इनका वोट मिलने से ना हुकूमत अक्सरियत में हो जाती है। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं जो जुडिशल साइड से हैं, वो हर बार राय देते हैं कि भाई हमारी आसानी करें,
सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर करें ताकि हम केसेस आगे बढ़ाएं। सही, वो हो नहीं पा रहा। वो सही हुआ। एक वोट से ना वो जैसे मीनुद्दीन खान खुद को ही वोट दे देते थे कि मैं ही सरबराह रहूंगा, ठीक। और काम उधर लग जाता है। तो 26वीं आईनी तरमीम का फ्यूचर क्या होगा? क्या इसको रिवर्स करने का भी कोई ऐसा है सिलसिला, या ऐसी कोई बातें चल रही हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, लीगल क्वेश्चन रेज हो चुके हैं, इस सिस्टम के ऊपर भी ये अफेक्ट हो रही है तरमीम, तो क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल है लिमिटेड इसका जो है ना टाइम है, और इसको लाया इसलिए गया था कि कुछ वक्त के लिए हमारे काम आ जाए, और ये हुकूमत जाने से पहले यकीनन जो एक दो काम रिवर्स करना चाहेगी उसमें ये भी शामिल होगी कि ये तरमीम रिवर्स कर जाएं, वरना ये इमरान खान या पीटीआई के ऊपर इतना कंट्रोल्ड सिस्टम अगर छोड़ के चले गए कि जिसमें हुकूमत अपनी अक्सरियत से बेंच डिसाइड करती फिरे, सही, ठीक है, तो उसमें तो बड़े मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। और आप पीछे देखें 2-3 साल में ऐसा हुआ है, कानून इमरान खान को और पीटीआई को देकर ये हुकूमत बदलती रही है, इसमें कोई मतलब ढकी छुपी तो बात है नहीं। आप नैब कानून को देख लें, नैब कानून में इन्होंने कहा जी कि ये गैर इंसानी है कि 90 दिन का रिमांड है, जबकि बाकी हर कानून में 14 दिन का रिमांड है। इन्होंने नैब का रिमांड 14 दिन किया, और इमरान खान जब पकड़े जाने लगे तो उसको बढ़ा के 40 कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो ये काफ़ी सीरियस आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं। 26वीं आईनी तरमीम का फ्यूचर क्या होता है, ये बाद में इस पे कभी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक खींचातानी चल रही है, शो काज नोटिस जारी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि ये मामला किस तरफ आगे बढ़ते हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतल्लिक जो केसेस हैं, जैसे सोहेल रशीद बता रहे थे कि इस सारी सूरत हाल में वो भी मुतासर हो रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फ़िलहाल इतना ही।